Hello and welcome everybody. In this video, we are starting with Legal Services, Unit 6 of your textbook. अब Legal Services क्या है? पहले तो Legal Aid क्या है ये हम समझ लेते हैं. Legal aid is giving to people having limited funds, grants, advice and a counsel to represent them in civil and constitutional matters. अब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन्हें हमारे स्टेट जो है कुछ ग्रांट्स देते हैं. ग्रांट्स मतलब नॉमिनल फीस, कुछ पैसे, एडवाइस देते हैं और एक काउंसिल भी देते हैं. काउंसिल मतलब लॉयर्स टू रिप्रेजेंट देम. एक डिफरेंस है, एक सैपल डिफरेंस है लीगल एड और लीगल सर्विसेज के बीच. लीगल एड वो पैसा है जो कि स्टेट देते हैं हमारे पोर इंडिविजुअल्स को, पोर सिटीजन्स को, और लीगल सर्विसेज जो है वो अरेंजमेंट्स है. द स्टेट अरेंजेस फॉर granting legal aid to the poor. The administering of the arrangement is called legal services. और कौन करते हैं ये हमारे स्टेट करते हैं. ठीक है. अब हमारे हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में कुछ ऐसे जूरिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स है जिन्होंने लीगल एड के बारे में काफ़ी कुछ कहा है. टू स्टार्ट विथ, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रॉल्स, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. ही सेड in his principle of justice that granting legal aid is based on a humanitarian consideration based on equal rights. लीगल एड एक बहुत ही ह्यूमन चीज़ है जो कि एक सोसाइटी में जो पूर इंडिविजुअल्स है वो डिज़र्व करते हैं, और जो वेल ऑफ है, जो गवर्नमेंट है, उसे इंश्योर करना ही है कि जो पूर इंडिविजुअल्स वो लीगल एड पाए. ठीक है. फिर हम आते हैं रेनल्ड हेबर स्मिथ. ये जो इंडिविजुअल है ये एक बुक लिखते हैं जस्टिस एंड द पोर इन 1919 एंड इट एक्सप्लिसिटली डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड. ठीक है. आई होप कि आपको लीगल एड और लीगल सर्विसेज की जो फ़र्क है वो समझ में आए हैं. लीगल एड इज रेफर्स टू द मनी एंड लीगल सर्विसेज रेफर्स टू द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू ग्रांट दिस मनी टू द पोर. यही है और कुछ नहीं है. फिर हम आते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लीगल सर्विसेज में. ठीक है. ये पार्ट बी है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज 167 में. 20th सेंचुरी BC में हम्मुराबी नाम की एक किंग थे बेबीलोन में. ऑब्वियसली बेबीलोन मतलब हम इराक की बात कर रहे हैं. दिस किंग ही promulgated a code to grant legal aid to the poor in his country. Why? To bring justice on earth. अब ये कोड क्यों बनाए गए थे? Just to ensure that we have a social engineering. क्या है social engineering? It's a science and art of making appropriate adjustments in human relationship and welfare. That's why the code of Hammurabi was developed. एक adjustment रहना चाहिए जो poor है एक और जो well off है उनके बीच एक balance रहना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि जो well off है वो exploit करते ही जाए poor को. Obviously ground reality में होता है ऐसा, but ऐसा नहीं होना चाहिए. और सोशल इंजीनियरिंग में हमारे 3 प्रोसेसेस है. फर्स्ट प्रोसेस जो है इट इंटेल्स ग्रांटिंग एड टू द वल्नरेबल कम्युनिटीज़. जो पोर है उन्हें हम एड देंगे. सेकेंड प्रोसेस क्या है? हम रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे उनके पावर्स पे जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है. और थर्ड प्रोसेस क्या है? टू स्ट्रिप दोज फॉर्चुनेट पीपल ऑफ देयर प्रिविलेजेस. ये क्यों किया जाएगा? टू ब्रिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ए क्लासलेस सोसाइटी. ठीक है. With this we come to an end on the part of Hammurabi, the king of Babylon. फिर हम आते हैं Herodotus में. Who was Herodotus? He was a legal analyst in Egypt. अब Herodotus ने क्या कहा कि इजिप्ट में सब इक्वल है. इजिप्ट में जो भी जस्टिस चाहते हैं उन्हें जस्टिस ज़रूर दिया जाता है. और अभी हम सोचते हैं कि क्या ये सारे प्रोविजन जो कि हीरोडोटस लिख चुके हैं क्या ये सही है? ऑब्वियसली हम अनक्रिटिकली इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कई लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, बट ऑल दोज थिंग्स आर नॉट ट्रू. ठीक है. ही सेड दैट एवरीबॉडी इन इजिप्ट हैज़ एक्सेस टू प्रॉपर जस्टिस. It's immaterial actually whether this was true or not. It's important to know that such people in those days also thought about granting legal aid. ठीक है. अब हम आते हैं हमारे सैक्रमेंटम. ठीक है. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पार्ट. अगर हिस्ट्री आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में तो आप
बस ये की पॉइंट्स को टच करके जा सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। रोम में आप बस इतना याद रखें कि 2 चार्जेस है, वोडिमोनियम विच मीन्स सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस बाय द डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस है उसे अपीयर करना है कोर्ट में, और सैक्रामेंटम रेफर्स टू अ वेजर, वेजर मतलब वो आप जुआ जो खेल होता है ना, ऐसे ही वेजर है, इस अमाउंट ऑफ मनी विच इज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिजल्ट, दैट्स अ वेजर। फिर हम आते हैं मॉडर्न डे में, 1876 टू 1965 ये जो फेज़ है वहाँ पर अमेरिका में लीगल एड के बारे में काफ़ी सारे चर्चा होते थे। 1876 में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर एक लीगल एड सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया, एंड 1965 में virtually every major city of America had some kind of legal aid program. यहाँ देखिए 157 organizations were there to grant legal aid, और वहाँ पर 400 फुल टाइम लॉयर्स काम करते थे ये ऑर्गेनाइजेशंस में, और 4.5 मिलियन डॉलर्स की बजट भी होते थे वो ऑर्गेनाइजेशंस में। 1965 ऑनवर्ड्स इतना डेवलप्ड हो गया हमारे अमेरिका में लीगल एड। फिर हम आते हैं अपने इंडिया में। 1952 में क्या हुआ, इंडिया की जो गवर्नमेंट है इट स्टार्टेड एड्रेसिंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग गिविंग लीगल एड टू द पुअर। और हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में जो है आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड किया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 39A जो है वो आपके ये टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आई हैव रिटन दैट इन डार्क इंक। Article 39A offered a remedy to the problem of free legal aid to the poor by directing the state to provide free legal aid in 2 ways. First of all, by way of suitable legislations, कुछ relevant laws पास करके भी आप free legal aid दे सकते हैं poor को, और कुछ important schemes भी आप पास कर सकते हैं। क्यों किया जाएगा ये? Just to ensure that opportunities of securing justice are not denied to any citizen because of economic or other disabilities. जिन लोग इकोनॉमिकली डिजेबल्ड है उन लोगों को फ्री लीगल एड दिया जाएगा रिलेवेंट लेजिस्लेशंस और स्कीम्स के द्वारा, ताकि द राइट टू इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनीबॉडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेमोराइज कर लो। फिर हम आते हैं लीगल बैकग्राउंड में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग लीगल एड ये लिखा गया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है। पहले पॉइंट ये आप लिखेंगे कि इन अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव कंप्लीट फेथ इन देयर कोर्ट्स, इन देयर इंस्टीट्यूशंस विच आर एडमिनिस्टरिंग जस्टिस। फिर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ गार्डियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे आर्टिकल 99 सब क्लॉज 1 के अंडर एब्सोल्यूट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इट्स सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट अगर अनरीजनेबली मेरे राइट ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाय द स्टेट और एनीबॉडी, आई कैन अप्रोच द कोर्ट, आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू इन्फोर्स माई राइट। अगर ये नहीं होते हैं देन देयर आई हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द लॉ इन माई कंट्री। एज अ रिजल्ट it's very important to have an impartial and independent judiciary in the country. अगर नहीं होंगे तो क्या होंगे, it will result in vigilantism and violence, बहुत सारे violence unleash हो जाएगा हमारे सोसाइटी में, ठीक है। फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि लीगल एड को ऑब्लिगेटरी बनाते हैं स्टेट पे, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39A अभी हम जो कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP। अगर आप ये क्या है नहीं जानते तो प्लीज़ जाके मेरे ह्यूमन राइट्स वीडियो देख लीजिए, द लिंक इज़ इन योर डिस्क्रिप्शन। RRCSP मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी प्रिंसिपल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 39A ये क्या है, द राइट टू लीगल एड फॉर द पुअर
बाय वे ऑफ सुटेबल लेजिस्लेशंस एंड स्कीम्स, यही है सेम एकदम। और ये जो हमारे लीगल एड है, इसका फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन है ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, और कुछ नहीं है ये आई मीन सेक्शन में। फिर हम आते हैं फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसमें अब इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी द राइट टू फ्री लीगल एड को रिकग्नाइज करते हैं। पहले ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो कन्वेंशन है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये कन्वेंशन। सिडाओ क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। दिस वॉज adopted in 1973. फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। At the end, Article 8 of UDHR, Universal Declaration of Human Rights. ठीक है, ये भी ये भी फ्री लीगल एड को रिकग्नाइज करते हैं। बट कुछ क्रिटिसिजम्स भी है आर्टिकल 8 और UDHR के कि ये एक सॉफ्ट लॉ है जो कि लॉफ्टी क्लेम्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, बट इन रियलिटी दीज आर नॉट ऑपरेशनलाइज्ड। Now let's come to Indian legal system. इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं एडवर्सेरियल मॉडल। यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस इज़ डिफ़िकल्ट। वाई? पहले तो एडवर्सेरियल मॉडल क्या है? यहाँ पे एक न्यूट्रल जज होते हैं जो कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं प्रोसीडिंग्स में, और हमारे जो अपोजिंग पार्टीज़ है उसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिस्पेक्टिव लॉयर्स। एंड द जज एट द एंड ऑफ द डे ही अनाउंसेस द जजमेंट on the basis of the merits of the case presented by the lawyers. So ये जो सिस्टम है यहाँ पे लॉयर्स की रोल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो लॉयर्स की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जस्टिस को एक्सेस करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सेस जस्टिस। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए उसके पहले हमारे जुडिकेचर जो सिस्टम थे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, वो बहुत ही एक्सेसिबल था, सबके पास एक्सेस था, बहुत नॉन टेक्निकल था। जैसे कि हमारे पंचायत होते थे, वहाँ पर सारे लोग जो प्रधान हैं पंचायत की वहाँ उसे पहचानते थे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। पर अब क्या है, अब ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के लिए हम एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो करते हैं जहाँ पे लॉयर्स की रोल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए लीगल एड फॉर द पुअर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर हम आते हैं केस लॉ में। एमएच हस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस वाज फॉट इन 1978। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि आवर सिस्टम विच इज़ मोल्डेड बाय द एंग्लो अमेरिकन मॉडल रिक्वायर्स लॉयर पावर विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू गेट जस्टिस। ठीक है, अब लीगल एड की नेसेसिटी क्या है? एक्सेस टू जस्टिस इज एसेंशियल, access to courts is essential, but because of the huge cost of court fees and advocates expenditure, it's difficult for the poor to access the court. Hence legal aid becomes essential. अगर आप ऐसे ही लिख सकेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे ये ऑर्डर में यही है यहाँ पर। और ये जो हम पेज 173 कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर एंटोल फ्रांस, ये जो जूरिस्ट है, उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा गया है। लैंग्वेज क्लियर नहीं है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बेसिकली व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर, द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एड इज़ बीइंग कन्वेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, ये सब सेक्शन पे। दिस इज पार्ट 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आर्टिकल 340 subsection 1, actually this section 340 subsection 1 of CRPC 1898, जो कि अब ऑब्सोलीट है। ये कोड में कहा गया था कि if the accused is sentenced to death, then the court can give him
a council on his or her request. ये सेक्शन 340 है सीआरपीसी के. पर क्या हुआ इन तारा सिंह वर्सेस स्टेट, ये जो केस था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 340 को एक ट्विस्टेडली इंटरप्रेट किया और ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो लॉयर दिया जाता है अक्यूज्ड को, ये एक प्रिविलेज है, ये एक एहसान है, रादर दैन द ड्यूटी ऑफ द बेंच. इसीलिए लीगल एड का वैल्यू भी डिक्रीज हो गया सब्सिक्वेंट ईयर्स में. अब क्या हुआ, हमारे अभी हम जो सीआरपीसी फॉलो करते हैं, सीआरपीसी ऑफ 1973, यहाँ पर एक सेक्शन है 304 सब क्लॉज 1. यहाँ पर आप लोग गलती कहाँ करते हो, दिस इज सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 एंड दिस इज सेक्शन 304 सब क्लॉज 1. ठीक है, यहाँ पे इट फैसिलिटेटेड स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री लीगल एड. मतलब हमारे जो कोर्ट्स है इन्हें लीगल एड देना ही है. ठीक है, फिर हम आते हैं लीगल एड बाय द स्टेट. ये सेक्शन में हमारे जो 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट है, इट mooted द आइडिया ऑफ लीगल एड. mooted मतलब ब्रॉड इनटू शार्प फोकस, बहुत ही ज़्यादा फोकस करने लगे लीगल एड की मैटर में. फिर 1960 में क्या हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, इट इनिशिएटेड द नेशनल लीगल एड स्कीम. एक स्कीम है जिससे नेशनल गवर्नमेंट लीगल एड देंगे पुअर को. फिर 1973 में क्या हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर टू ग्रांट लीगल एड स्कीम इन द स्टेट्स. एंड this feature was to adopt a decentralized mode with legal aid committees in the district, in the states and also in the center. एक decentralized mode में हमारा legal aid दिया जाएगा. फिर 1973 के बाद क्या हुआ, एक और कमेटी बनाए गए with Justice P.N. Bhagavati as its head. This committee established that न्यायालयास has to be set up in the rural areas and legal aid provisions has to be encompassed in the constitution. constitution में legal aid provisions को लिया जाएगा, मतलब it has to be included in the constitution, right? फिर हम आते हैं 1980 में. वहाँ तब क्या हुआ, there was a committee which was constituted on national implementation of legal aid with Justice Bhagavati as its head. ठीक है, फिर 1987 में क्या हुआ, लास्ट स्टेप जो है यहाँ, हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट को पास किया गया. इस एक्ट के बारे में आप आर्बिट्रेशन के चैप्टर में भी कर चुके हैं बहुत ही डिटेल्स में. इन दिस चैप्टर 2 वी हैव अ लॉट टू डू रिगार्डिंग दिस एक्ट, राइट? नाउ लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 39A क्या है, ये हम रिपीट नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं. आई स्टार्टेड दिस चैप्टर विद आर्टिकल 39A. इट ग्रांट्स लीगल एड टू द पुअर बाय वे ऑफ सुटेबल लेजिस्लेशंस एंड स्कीम्स. ये ऑलरेडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वे ऑफ द 1976 अमेंडमेंट. अच्छा, ये ए जो है ये क्या है, जब भी आपको एक आर्टिकल के पास ए दिखेंगे तो आप जान लेना कि ये एक अमेंडमेंट में ही इंक्लूडेड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, सो आर्टिकल 39A इट फॉलोज इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड, दिस प्रोविजन. This is the first point. Then there was a jurist, Granville Austin. Granville Austin, he stated that the fundamental right provisions and the directive principles of state policy, it points out the social revolution agenda of the Indian Constitution, which seeks to grant equality to all its citizens. अब प्रॉब्लम क्या है, The technical application of law is inadequate. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्निकली पढ़ते हैं तब प्रॉपर फिलोसफी में लॉ अप्लाई नहीं हो पाते हैं. और हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटरप्रेट लॉज कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वुड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांट फॉर देयर सिटीजन्स. ठीक है, यही दिमाग में रखते हुए हमें चलना है. एंड दिस प्रिंसिपल वाज often reminded by the judges in different case laws in India.
First of all, in Maneka Gandhi versus Union of India, the court had provided clarity on Article 21. Article 21, which is the right to liberty, right to life. ठीक है, Article 21 can be violated only by a fair, just and reasonable process. But unfortunately क्या है इंडिया में और other pockets of the world में भी, legal representation requires, being fair, just and reasonable, the process requires legal representation. हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तभी हमें जस्टिस मिलेगा. इसीलिए लीगल एड पाना बहुत ज़रूरी है हमारे पोर इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के. फिर क्या हुआ, MH हस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जुडिशियल जस्टिस इन इंडिया रिक्वायर्स लॉयर पावर. लॉयर्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में. इफ़ वन साइड डजंट हैव द रिसोर्सेस टू एंगेज लॉयर्स, तब क्या होता है, the right to legal justice, the right to equal justice is denied to that party. With this, part 5 comes to an end. अब हम आते हैं नालसा रेगुलेशंस 2010 में. 2010 में क्या हुआ, हमारे जो नालसा है, नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. इट अडॉप्टेड द नेशनल लीगल सर्विसेज Free and Competent Legal Services Regulations of 2010, pursuant to Section 29 of the Legal Services Authorities Act, जो कि 1987 में पास किया गया था. अभी हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ लीगल एड इन इंडिया. ठीक है, अब ये रेगुलेशंस किस पे एप्लीकेबल है, ये लीगल कमिटीज़ पे एप्लीकेबल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे लेवल्स पे इस्टेब्लिश्ड होते हैं. इन अदर वर्ड्स, NALSA regulation states that legal committees are to be established at the Supreme Court level, High Court level, and even at the district and taluk levels. ठीक है, apart from the courts in India, we also have some other platforms जहाँ पर disputes को settle किया जाता है. Legal committees will be formed in all these levels. Selection of panel lawyers, हमारे जो legal committees है वो legal practitioners से application invite कर सकते हैं. जो लॉयर्स, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स जिनके पास 3 years और मोर ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसके पास ये पर्सनल ट्रेट्स है जैसे कि एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी, ये सब, दे कैन अप्लाई टू द लीगल कमिटीज़ फॉर गिविंग द लीगल सर्विसेज टू द पुअर. And this panel of lawyers will be prepared by the executive chairman of the committee in consultation with the attorney general in case of Supreme Court. अगर एक लीगल कमिटी सुप्रीम कोर्ट के लेवल में है, तब वहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किससे पूछ के पैनल बनाएंगे, अटॉर्नी जनरल से, बिकॉज ही इज़ द लीगल ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल. फिर हमारे लीगल कमिटीज़ जो कि हाई कोर्ट लेवल में हैं, वो किससे पूछ के पैनल बनाएंगे, एडवोकेट जनरल से पूछ के. देन इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और तालुक्स, the legal committees of the districts, the government pleader will be consulted, and the bar association president has to be consulted in all the cases. Separate panels has to be maintained for separate types of cases. Now, panel lawyers are barred from taking any fee or remuneration or valuables. ठीक है, हमारे ये जो लॉयर्स है, ये कुछ पैसा या फिर वैल्यूएबल्स नहीं ले सकते पार्टी से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टीज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो पोर है, इसीलिए वो लीगल एड मांग रहे हैं. अब अगर इन लोगों से पैसा लिया जाए तो ये तो हमारे फिलॉसफी के अगेंस्ट हो गया. ये तो बेसिक नेसेसिटी जिसके लिए वो आज यहाँ है, उसी के अगेंस्ट चला गया. इसीलिए जो लॉयर्स है वो कोई भी पैसा या फिर वैल्यूएबल्स नहीं ले सकते फ्रॉम द पार्टीज़ विच अप्रोच दीज कमिटीज़. फिर आते हैं हम पेमेंट ऑफ फीस में. ये जो लॉयर्स है लीगल सर्विसेज दे रहे हैं पोर को, इनको कौन पे करेगा? दे आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम द पार्टीज. सो द regulations, the NALSA regulations of 2010, it states that उनको स्टेट रेगुलेशंस के अकॉर्डेंस में पैसा दिया जाएगा. और इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स फॉर पीरियोडिक रिविजन ऑफ द ऑनोरेरियम. व्हाट इज एन ऑनोरेरियम? ऑनोरेरियम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी. उनकी जो सैलरी है वो पीरियोडिकली रिवाइज होते जाएंगे.
अगला पार्ट है सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स की सर्विस कब लिया जाएगा? जब द केस इन्वॉल्व्स ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस, जब एक केस में बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तभी सीनियर एडवोकेट्स की सर्विस लिया जाएगा। और अगर सीरियस थ्रेट्स टू द लाइफ एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिटिगेंट एग्जिस्ट, तब भी हम सीनियर एडवोकेट्स की सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले पार्ट में, क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। ये आपके पेज 177 में है, और पेज 177 में जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, एक पॉइंट एडेड नहीं है। दिस पार्ट, क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज, इज सिमिलर टू पेज 182, एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज। सेम चीज़ है, आप पेज 182 में से ही ये पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस हियर। पहले तो the person can get legal aid if he or she is a member of the scheduled caste or scheduled tribes, or if he or she is a victim of trafficking, begar under Article 23 of the Indian Constitution. Article 23 क्या है? Fundamental right which prevents exploitation. ठीक है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स नहीं जानते, अगर आप ह्यूमन राइट्स की चैप्टर नहीं पढ़े अभी तक, तो आप प्लीज़ जाकर मेरे वीडियो देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गए। अगर वो विक्टिम है ये ट्रैफिकिंग और बेगार के, तब भी वो लीगल एड ले सकते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ अ वुमन और अ चाइल्ड, इफ़ द पर्सन इज़ डिजेबिलिटी। अच्छा, ये डिजेबिलिटी की जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ एक्ट्स दिया गया है जो कि रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप पढ़ सकते हैं, बट आई एम नॉट एडेड हियर बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिख देंगे एक पॉइंट में, तब हो जाएंगे। फिर इफ़ द पर्सन इज़ एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, अगर वो कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं। और इफ़ द पर्सन इज़ अ विक्टिम of a natural or a mass disaster, if the person is a victim of an undeserved one, जैसे कि एक ethnic violence हो गया, caste atrocity हो गया, earthquake, drought और other industrial disasters, तब भी वो individual legal aid ले सकते हैं। और अगर if the person is in custody, ये थोड़ा सा important है, ठीक है, if the person is in custody of a protective home under Immoral Traffic Prevention Act of 1956 and Juvenile Justice Act of 1986, or if the person is in custody of a psychiatric nursing home under Mental Health Act of 1987, तब ये जो इंडिविजुअल है ये लीगल एड ले सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है जो कि पेज 182 में दिया गया है, ये आप ज़रूर लिखना क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज में, अदरवाइज आई डोंट थिंक यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इफ़ द पर्सनस एनुअल इनकम इज लेस दैन ₹9,000 or any such amounts prescribed by the state government in case of the legal committees at the high court level, or if the person's income is less than ₹12,000 or any other such amounts as prescribed by the central government in case of the Supreme Court legal committee. अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन आ जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली साउंड भी हो सकते हैं। दोज इंडिविजुअल्स, फॉर इंस्टेंस एक वुमन जो है, वुमेन आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी नाउअडेज, तो हाउ कैन शी बी एंटाइटल्ड टू गेट फ्री लीगल एड? ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर वो इकोनॉमिकली साउंड है और फिर भी वो एंटाइटलमेंट क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तब उसकी जो केस है इट शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड, बिकॉज इन अ वे इफ़ दे आर गेटिंग लीगल एड इंस्टेड ऑफ द पुअर वंस, इन अ वे दे आर हाईजैकिंग द रियल सफरर्स, जिसके लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए। और बहुत ही ऑब्वियस बात है कि वी शुड नॉट टेक लीगल एड इफ़ वी आर लीगली साउंड, वी शुड desist from taking the help of legal aid institutions, and it should be used as a last resort if we are poor. Right, now we come to the two types of legal services. Legal services की टू टाइप्स होते हैं। पहले प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज और पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विसेज। प्री लिटिगेशन में क्या क्या है? लीगल एडुकेशन, लीगल एडवाइस, लीगल अवेयरनेस और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। ये आप पाई ऐसे न्यूमोनिक से भी याद रख सकते हैं। पी मतलब प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के पी, लीगल अवेयरनेस के ए, लीगल एडवाइस के ए, लीगल एडुकेशन के ई, सब पाई। एडुकेशन, एडवाइस, अवेयरनेस इन प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, ये चार। और पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विसेज, इट इंक्लूड्स एड और ग्रांट आफ्टर द केस फॉर्मली स्टार्ट्स। जब एक फॉर्मल लिटिगेशन कोर्ट में स्टार्ट होता है उसके बाद जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विसेज, बट इट शुड बी यूज्ड एज लास्ट रिसोर्ट एज आई सेड। इन अ वे दिस इज एनकरेजिंग लिटिगेशन। तो
लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ write it in the comment. I will try to answer. And thank you so much for watching the video, and please forgive me if my Hindi was wrong in some of the portions because I am not a Hindi speaker. I was saying this in the end of the video. Anyway, thank you.